तो सवालों जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। रमन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, इसलिए हम राजनीतिक सवालों से बचेंगे, लेकिन भारत की संसदीय प्रणाली पिछले 75 सालों में किस तरह से परिपक्व हुई है, उसके परिपक्व होने में सभी का योगदान है। आप भी लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष का आप एक तरह से विधानसभा का संचालन कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दे संसदीय प्रणाली को और ज़्यादा मजबूत करेंगे? एक साथ चुनाव पंचायत से लेकर लोकसभा तक का हो तो ये क्या इस व्यवस्था को और मजबूती देगा? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। वन नेशन वन इलेक्शन संविधान निर्माताओं की सोच पहले दिन से ही थी कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो, और शुरुआत के क्षणों में 20 साल इसी क्रम में एक साथ चुनाव पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक, और ख़ास तौर से पार्लियामेंट, विधानसभा और अन्य चुनाव एक साथ होते रहे। बाद में 20-25 साल बाद सरकारों के बदलाव विधानसभा में होते रहे, और कोई सरकार 2 साल में भंग हुई, कोई 3 साल में भंग हुआ, तो उससे ये क्रम कमज़ोर होता गया, टूटता गया। अब तो ये हो गया कि साल भर 365 दिन कहीं न कहीं इलेक्शन होता रहता है, और ये बार बार इलेक्शन होने का नुकसान न केवल उस राज्य को होता है, बल्कि डेवलपमेंट के काम पूरी तरीके से ठप हो जाते हैं। आचार संहिता, चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव में लोगों की व्यस्तता, ये दिखता है कि पूरा का पूरा साल भर में और सारे नेता राष्ट्रीय स्तर के, हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर प्रदेश स्तर के और जिला स्तर के चुनाव एक राज्य में होता है, मगर ये पूरे के पूरे सिस्टम को कहीं न कहीं अपने प्रभावित करता है। तो ये प्रक्रिया जितनी जल्दी होगी, इस देश के डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए एक आधार स्तंभ पहले था, बनेगा, और समय का बचत होगा, डेवलपमेंट के काम बेहतर तरीके से होंगे और जनता को राहत होगी। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये जितना जल्दी इसका क्रियान्वयन हो वो देश के हित में, और जितना खर्चा लगातार होते हैं उस खर्चे से भी बचत होगा। जी बिल्कुल, और खर्चे से बचत होगी तो टैक्स पेयर का पैसा बचेगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा पहुंच सकेगा। लेकिन रमन सिंह जी, एक मेरा सवाल ये है कि अभी जो व्यवस्था है हमारे यहाँ, वो लोकसभा या विधानसभा में जो विधायक दल, संसदीय दल होता है, वो अपना नेता चुनता है। व्यवस्था दूसरे तरह की दुनिया के कई देशों में है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन। सीधे आप अपने देश के प्रमुख का चुनाव करते हैं। क्या आपको लगता है कि अब हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत हो चुका है और संसाधन पर्याप्त है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन की तरफ देश को बढ़ना चाहिए? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन कई देशों में ये लगातार चलता रहा है। हिंदुस्तान का जब संविधान का निर्माण हो रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर सारे वरिष्ठ लोग उस पर लगे हुए थे। उस समय इस चर्चा में आया कि भारत की विविधता इतनी है, इतना विशाल देश है। उस समय, आज तो 130 करोड़ से ऊपर हो गए, उस समय भी 60-70 करोड़ की आबादी थी, विविधता थी, अलग अलग मौसम थे। इस सारे विषयों को देखकर ये तय हुआ कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए ये जो स्वरूप हमने अपनाया है, वो स्वरूप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन से बेहतर भारत के लिए होगा, और हो रहा है। जो एक आदर्श बना हुआ है 1947 से लेकर 2026 तक की यात्रा को यदि आप देखेंगे, जिन जिन राज्यों में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन के बाद राष्ट्रपति के चुनाव होते रहे हैं, और हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं प्रधानमंत्री के और अलग अलग राज्यों में मंत्री के, मुख्यमंत्री के, इस चुनाव की प्रक्रिया में जो स्थिरता हिंदुस्तान ने दिखाई है अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा, तो मुझे लगता है कि ये 100%
हमारी डेमोक्रेसी में ये सफल रहा है। जी, लेकिन उस समय जब ये संविधान रचा जा रहा था, इस पर चर्चा हुई, तो ये भी कहा गया कि आने वाली पीढ़ियां ये तय करें कि उनको उस समय कौन सी व्यवस्था ज़्यादा मजबूत लगती है, ज़्यादा जिसको कह सकते हैं कि प्रौढ़ लगती है। तो मैं इसलिए समझना चाह रहा था आपसे, क्या वक्त आ चुका है, संसाधन भी पर्याप्त है, लोगों का जो शैक्षिक स्तर है वो भी लगातार साक्षरता का स्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसी सूरत में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन, सीधे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का चुनाव करना ज़्यादा मुफीद नहीं होगा? नहीं, अभी मैं इस पक्ष का हूँ कि अभी वक्त नहीं आया है और ज़रूरत भी नहीं है। जो इस देश को डेमोक्रेसी में जो सफलता हासिल हुई है, उसके अतिरिक्त हम यदि पूरे हिंदुस्तान में एक इलेक्शन करा के और उस इलेक्शन में प्रेसिडेंट का चुनाव कराते हैं, तो वो इतनी विविधता है कि उस विविधता में खो जाएगा वो। आज जो रिजल्ट आ रहा है, आज जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, वो बेहतर तरीके से हो पा रहा है। जी, संसदीय प्रणाली में एक सुधार की गुंजाइश हमेशा से रहती है और 33% आरक्षण उसका एक बहुत बड़ा नमूना है। पंचायत स्तर पर इसको लागू किया गया, लेकिन काफ़ी वक्त लग गया जब इसको लोकसभा विधानसभाओं में लागू किया जाए। अब 2029 से ये लागू हो जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि इसको उससे पहले ही लागू कर दिया जाए। इस सेशन में हो सकता है उस तरह का बिल भी लेकर आए सरकार। सही वक्त है या 50% तक इस आरक्षण को ले जाने की ज़रूरत है? नहीं, सही वक्त है और सही वक्त में माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार सही कदम उठा रही है। और मैं समझता हूँ कि जितने जल्दी ये महिलाओं के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, देश के डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, महिला आरक्षण में यदि हम वो विधानसभा और लोकसभा में 33% का बिल यदि मंजूर करते हैं, तो देश की आधी आबादी को उत्साह भी होगा और मुझे लगता है कि डिसीजन की प्रक्रिया और बेहतर होगी। इसलिए ये जितना जल्द होगा देश के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। तो आधी आबादी की जब बात होती है तो ये भी कहा जाता है कि भाई 50% भी कर दीजिए। अब क्या है, देखिए, जब शक्ति का हस्तांतरण होता है पीढ़ियों में, तो उसमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अभी हम उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ को मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको देता हूँ कि यहाँ पे पंचायती राज में और नगर निगम नगर पंचायत में 50% आरक्षण है। तो ये इस प्रोसेस में नीचे स्तर में, वो चाहे सरपंच हो, पंच हो, जनपद हो, जिला में, इसमें ये उनकी उपस्थिति होती जा रही है। और जैसे जैसे ये प्रशिक्षित होंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो पहला एक रास्ता तो हमको तय करना है, 33% तो क्रॉस करें। 33% जिस दिन क्रॉस कर लेंगे, महिलाएं 50% खुद ले लेंगी, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत दिलचस्प बात कही आपने कि अपना हक वो खुद ही ले लेंगी और 33% से 50% होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, यहाँ पर नारी शक्ति के लिए, सशक्त करने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। आपको आपके विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद सबसे बड़ी पहल क्या लगी? विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका विधानसभा के अंदर सरकार के द्वारा जो कानून बनता है, वो कानून बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा हम रहते हैं। तो जो जो योजनाएं सरकार को लाना रहता है, विधानसभा के माध्यम से उसके नियम, प्रक्रिया और कानून बनते हैं। और मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय जी ने इसमें बहुत गतिशीलता से काम किया, बड़े कदम उठाए उन्होंने। और ऐसे बड़े कदम उठाए कि महिला के अंदर आत्मविश्वास बढ़े, गरीब गांव की रहने वाली हमारी बेटियां और हमारी माँओं के अंदर विश्वास पैदा हो, उनके लिए योजनाओं की शुरुआत की। और सबसे बड़ी बात कि आज 70 लाख हमारी बहनों को यदि महतारी वंदन में 1000 रुपये मिल रहा है, 660 करोड़ रुपया हर महीने, तो ये उनको आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में कदम बढ़ाने का काम है। विधानसभा की प्रक्रिया के साथ ये होता है और इसमें विधानसभा की भूमिका रहती है मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप। दूसरा, महिलाओं के बीच जो अभी गतिविधियां बढ़ी हैं,
उनके रोजगार के नए अवसर तलाशने के काम, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बेहतर तरीके से शक्ति संपन्न बना के आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, उनको खड़े करने के लिए जो अधिकार देने होते हैं तो वो विधानसभा के माध्यम से उनको दिया जाता है। और आज मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं न केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप को आगे बढ़ा रही हैं, यदि रेडी टू ईट जैसे योजनाओं में 100% भाग लेने की इच्छा रखती हैं, महिलाओं के बीच में रोजगार और व्यवसाय बढ़ाने की दृष्टि से फिशरीज में, डेयरी में, हर क्षेत्र में हमारी बहनें और आ रही हैं बैंक से सीधा जुड़ के। रजिस्ट्री यदि महिलाओं का होता है तो 50% की छूट उनके नाम से रजिस्ट्री करने में मिलता है। तो ये योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी जितनी बढ़ रही है, मैं देख रहा हूँ कि निर्णय लेने की क्षमता जहाँ पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम में है, उन क्षेत्रों में महिलाओं को आने के बाद, उनकी उपस्थिति होने के बाद ये पारदर्शिता बढ़ी है, काम में निर्णय लेने की गति भी बढ़ी है। तो उनकी क्षमता, जिसको भरोसा कम लोग कर रहे थे, पर उन्होंने अपने सक्षमता को साबित भी किया है। जी, आजकल आप सुन रहे होंगे एक वर्ड जेन जी, नई जनरेशन जो 2099 के बाद या 2010 के पहले पैदा हुई। ये इनके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग अलग अलग विचार रखते हैं। कुछ कहते हैं बड़े आलसी होते हैं, कुछ कहते हैं इनको बड़ा शॉर्ट टेम्पर है, कुछ कहते हैं कि नहीं बहुत एकदम फोकस्ड है। अभी हमने देखा कि 25 से 28 साल के युवा थे, उन्होंने स्काई रूट नाम से एक कंपनी बनाई थी और उसने अपना प्राइवेट रॉकेट जो है आसमान में छोड़ा 4 दिन पहले। तो वो लोग भी हैं इसमें, लेकिन आपकी रीडिंग क्या है नई जेन जी को लेकर? मेरी बहुत स्पष्ट मान्यता है और मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ पिछले 35-40 साल से, दिल्ली में अटल जी की सरकार में केंद्र में मंत्री रहा, 15 साल मुझे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की हैसियत से काम करने का अवसर मिला, विपक्ष में 5 साल बैठ के काम देखने पड़ा, मध्य प्रदेश में विधायक था 10 साल, और आज स्पीकर के रूप में प्रदेश देश का देख रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। मेरी स्पष्ट मान्यता है, बहुत साफ साफ मेरा दिमाग है कि जो नई पीढ़ी आ रही है, जैन जी के नाम से जिसको हम जानते हैं, वो हर पीढ़ी, डॉक्टर रमन की स्पष्ट मानता है कि पहली पीढ़ी से वो बेहतर पीढ़ी बन के आ रही है। यानी हमारे आगे का जनरेशन है वो हमसे बेहतर कर रहा है और करेगा, ये मैं 100% भरोसा रखता हूँ उनकी ऊर्जा पे, उनके काम करने की क्षमता पे। और हिंदुस्तान के युवा न केवल हिंदुस्तान में, दुनिया में झंडा गाड़ रहे हैं। दुनिया के अंदर आप यूरोप के पूरे हेल्थ सिस्टम को देख लें, अमेरिका के पूरे इंजीनियरिंग सिस्टम को देख लें, वहाँ के साइबर सिटी को देख लें, जहाँ हिंदुस्तान के बच्चे नहीं होंगे तो उनका काम नहीं चल सकता। तो हमारे पास जो नई पीढ़ी है वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और दुनिया में अपना नाम भी कमा रही है। मुझे लगता है कि सब क्षेत्र में वो धीरे धीरे पीढ़ी हमेशा रिप्लेस करती है। किसी भी क्षेत्र में, बिजनेस का हो, इंडस्ट्री का हो, पॉलिटिक्स में हो, तो एक जनरेशन बदलता जाता है। इसलिए किसी को चिंता नहीं करना चाहिए कि आने वाला क्या होगा। ये मान के मैं चलता हूँ, आने वाली पीढ़ी हमसे बेहतर करेगी। तो आने वाली पीढ़ी की जो आकांक्षाएं हैं, जो मांगे हैं, उनको भी सरकार को ध्यान से सुनना चाहिए, सोचना समझना चाहिए। बिल्कुल, मांग भी सुनना चाहिए और मांग पे आगे बढ़ के जो मदद हो सकता है वो करना चाहिए। मगर इस बात का विवेचना और इस बात की तय करने बीच पड़ेगा कि कौन सी मांग है जिसको में सरकार आगे बढ़ के काम करे और कौन सी मांग है जो राजनीतिक पर्दे के पीछे से किया जा रहा है। तो ये बारीक अंतर है। इस बारीक अंतर को जब तक समझ के निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक वो देश हित में नहीं होगा। जी, अभी हाल ही में देखा हमने, कॉकरोच जनता पार्टी बनी और ये कहा जा रहा है कि जैन जी की पार्टी है ये, इसमें जैन जी का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, इनकी भी एक मांग है। आपने कहा कि बारीक अंतर होता है, राजनीतिक समझ इनकी क्या है और पीछे से पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है। आप क्या समझ रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी क्या वाकई में जैन जी की पार्टी है? इसके पीछे ये मुखौटा है, पीछे कोई और है? जिस प्रकार से कदम उठाए गए और जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है, उसमें ये स्पष्ट लगता है कि उसके पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षा है।
बिना उसके इस प्रकार के कदम नहीं उठाए जाते। और बात राजनीतिक महत्वाकांक्षा यदि है तो मैं सीधा सीधा कहता हूं कि राजनीति में आने को हिंदुस्तान में किसी को कोई रोक नहीं रहा है। उनको यदि लगता है कि वो अपनी बात को मजबूती से और रख सकते हैं तो राजनीतिक दल के रूप में मैदान में आना चाहिए, सब स्वागत करेंगे। तो अभी आंदोलन चल रहा है पर्चा लीक को लेकर, मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसमें इस्तीफा दे दें। आपको लग रहा है कि बातचीत का क्रम था जो इनके साथ वो देर से शुरू हुआ? देखिए, बातचीत का क्रम कभी ख़त्म नहीं हुआ, शुरू भी हुआ और आज भी चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको अपने घर पे बुलाया, इसके पहले भी चर्चा हुई। और इनकी मांग क्या है ये पहले दिन से स्पष्ट नहीं थी। धीरे धीरे अपनी बातों में परिवर्तन करते रहे और आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने उनको कहा है कि मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, जब भी चाहे चर्चा करेंगे, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। जी, जो हिंसा हुई उसमें पुलिस को काफ़ी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने छात्रों पर जो बल प्रयोग किया वो कुछ ज़्यादा ही कर दिया, इतने बल प्रयोग की ज़रूरत नहीं थी। देखिए, जब पार्लियामेंट की तरफ यदि आप बढ़ोगे, देश के संसद की ओर बढ़ोगे, उसके रास्ते में आओगे, तो पुलिस की भूमिका उस संसद को सुरक्षा जरूरी है। ये यदि मानसिकता है किसी को कि बांग्लादेश बन जाएगा, ये यदि मानसिकता है कि हम लोकसभा में जाके कब्जा कर लेंगे, तो ये डेमोक्रेसी का रास्ता बैलेट से आता है भाई। तो आपको लग रहा है कि ये बांग्लादेश या नेपाल बनाने की कोशिश थी इस आंदोलन के जरिए? इसलिए मैं कह रहा हूं, बैलेट के माध्यम से परिवर्तन होता है, हल्ला करने से परिवर्तन नहीं होता। लेकिन नेपाल और बांग्लादेश में जो हुआ, छोटे देश हैं, अफवाहों का बाजार बहुत तेजी से फैलता है, हमारा देश बड़ा विविधताओं का देश है, तो लग रहा था आपको कि नेपाल या बांग्लादेश जैसी इतनी बड़ी साजिश हो सकती है? हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है कि एक बारिश के फुहार से इसको कुछ हो नहीं सकता। ये तो मौसमी लोग हैं, अभी आए हैं कल चले जाएंगे, इसलिए इससे डेमोक्रेसी की दीवार पे, डेमोक्रेसी के लोकसभा पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार ने लेकिन इस मामले में जो कदम उठाए वो देर से उठाए, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ठीक है, सरकार समय सही वक्त पे निर्णय लेने की क्षमता उनके पास है और जो भी निर्णय लिया वो सही किया। लेकिन आपके सामने भी ये तमाम आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, आप इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, लोग तो पहुंचते होंगे पर्चे लीक से, लोग परेशान तो हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे परेशान तो हैं। नहीं, एक एग्ज़ाम का रिजल्ट हुआ तो जिसमें अपियर हुए थे वो बच्चे परेशान थे, मगर ये तो हर साल हर ऐसे एग्ज़ाम तो होते रहते हैं, चलते रहेंगे। एक बार यदि कुछ गड़बड़ी हुई तो दूसरी बार तुरंत उसको ठीक कर लिया गया, तो जो बच्चा एग्ज़ाम पहले दिया था दोबारा देके फिर सेलेक्ट हो जाएगा। तो कोई प्रक्रिया बंद थोड़ी हुई है, तो प्रक्रिया सतत चलती रहेगी और ये चलता रहेगा। छत्तीसगढ़ में पीएससी में इतना बड़ा घोटाला हुआ तो छत्तीसगढ़ की पीएससी को भंग थोड़ी कर दिया, भंग हुआ मगर नए लोग उससे बेहतर कर रहे हैं। ये मान लिया जाए कि ये पूरी संस्था करप्ट है, गलत है, सही लोगों को लाके बैठा दिया, ठीक चल रहा है। जी, मैं थोड़े से कुछ धर्म से जुड़े सवाल भी लेंगे आपसे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी आपने सुना होगा, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है, आपकी भी जुड़ी होगी। वहाँ पर चढ़ावा ही चोरी करते रहे लोग, और जब पता चला तो बजाय पुलिस कंप्लेंट के उसको अपने लेवल पर वापस रिकवर करने की कोशिश हुई। आपकी भावनाओं को भी ठेस पहुंची? नहीं, राम मंदिर हो या किसी भी मंदिर हो, वहाँ जो चढ़ावा आता है उसकी सुरक्षा भी जरूरी है और उसकी पवित्रता भी कायम रखे। और जैसे ही इस घटना के बारे में जानकारी आई, ठीक है कि उन्होंने पहले समझने का कोशिश किया, मगर बाद में जब उनको लगा कि ये लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, इसके लिए एफआईआर हुआ, उनके खिलाफ केस दर्ज हुए, उनको जेल में डाला गया और अब लगातार उनके खिलाफ जो जांच की प्रक्रिया चल रही है, तो कठोरता के साथ सरकार कार्रवाई करेगी, ये मैसेज उसी दिन दे दिया गया। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी प्रक्रिया को वहीं के वहीं कठोरता के साथ कदम उठा के रोकना चाहिए। ये कहीं भी हो रहा है, किसी भी मंदिर में हो रहा है, अन्य किसी जगह में हो रहा है, धार्मिक स्थलों में, तो उसकी पवित्रता को कायम रखना जरूरी है। जी, अब ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि छोटी मछलियों को फंसा दिया गया।
बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है? नहीं, उसमें तो बड़ा साफ सरकार की तरफ से बात आई है कि छोटी हो या बड़ी हो, जो भी अपराधी इस अपराध में लिप्त पाया जाएगा उसको कठोरता के साथ कार्रवाई की जाएगी। और उस जांच की प्रक्रिया चल रही है और जांच की रिपोर्ट पेश कर दिया गया है, अब उस पर कार्रवाई होना है आगे। जी, एक सवाल मैं आपसे दो राज्यों के बीच तुलनात्मक लूँगा। झारखंड भी लगभग तभी बना जब छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ झारखंड के मुकाबले कहीं आगे निकल गया, जबकि दोनों राज्य ही काफ़ी खनिज से भरपूर थे, लीडरशिप भी दोनों राज्यों में अच्छी थी। क्या वजह आप अपनी समझ पाए कि झारखंड पिछड़ गया और छत्तीसगढ़ आगे निकल गया? झारखंड या छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड, ये दोनों राज्य छत्तीसगढ़ और झारखंड की भी तुलना कर रहे हैं तो रिसोर्सेस छत्तीसगढ़ से ज़्यादा झारखंड में है। माइंस, मिनरल्स, वाटर बहुत है, हमसे काफ़ी ज़्यादा है। स्टेट का साइज भी हमसे बड़ा है। ये डिस्कशन होता था कि डेवलपमेंट के लिए स्मॉल स्केल चाहिए या बड़े राज्य चाहिए, क्या साइज चाहिए। तो मैंने उस समय भी कहा था जब राज्य का निर्माण हो रहा था, साइज का महत्व नहीं है। यदि रिसोर्सेज हैं तो लीडरशिप ईमानदारी के साथ और कल्पनाशील के साथ काम करने वाला जब तक नहीं होगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ स्टेट के डेवलपमेंट की कार्य योजना नहीं बनाई जाएगी, तब तक वो स्टेट वहीं रुका रहेगा। छत्तीसगढ़ की कार्य योजना में साइज भी हमारा ठीक है, रिसोर्सेज भी हमारे बहुत अच्छे हैं, पर उस रिसोर्स का उपयोग करने के लिए, जैसे हमारा पावर जनरेशन, जब 2003-2000 में हमारा स्टेट बना तो 3 से 4 हज़ार मेगावाट पावर जनरेशन हो रहे, आज 30,000 मेगावाट पावर जनरेशन में हम चले गए। मैं जानता हूं कि 2000 में जब स्टेट तैयार हुआ, 2003 आया, 7,000 करोड़ का बजट था छत्तीसगढ़ का, 7,000 करोड़, 1,65,000 करोड़ का बजट छत्तीसगढ़ का हो गया। ये जो डेवलपमेंट हुए एजुकेशन के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, हम 5 लाख मेट्रिक टन पेडी प्रोक्योर करते थे, आज 1,65,000 लाख टन पेडी प्रोक्योर कर रहे हैं, 165 लाख करोड़ का। अब ये स्टेट का ग्रोथ, यदि जीडीपी 7.1 या 7.2 या 7.3 जाता है, मिनिमम 6.5 तक रहता है, ये ग्रोथ यदि कांस्टेंट होता है तो अन्य राज्यों की तुलना में हम लंबी छलांग लगाते हैं। हिंदुस्तान के सारे राज्यों को देख लें, अकेला चंडीगढ़ एक कैपिटल बना, छत्तीसगढ़ 25 साल की उम्र में नया राज्य है, उत्साह है, उमंग है, ऊर्जा है, मगर छत्तीसगढ़ ने साबित किया कि हिंदुस्तान के सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है। नया कैपिटल यदि बना है नया रायपुर, तो अकेले छत्तीसगढ़ ने बना के दिखाया है। ये छत्तीसगढ़ की इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये छत्तीसगढ़ कर रहा है। और आज प्रोडक्शन ऑफ स्टील, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, प्रोडक्शन ऑफ एल्युमिनियम, कोल का जो प्रोडक्शन हो रहा है छत्तीसगढ़ में, हिंदुस्तान के 19 राज्यों को कोयला छत्तीसगढ़ का बिजली जलाने के लिए कोयला देता है। 16 राज्यों के चावल, राइस छत्तीसगढ़ का वहाँ जाता है तो राइस पीडीएस के माध्यम से बढ़ता है। ये छत्तीसगढ़ की पोटेंशियल है। आईएम आ गया, आईआईटी आ गया, ट्रिपल आईटी आ गया, एनआईटी आ गया, हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी आ गया, एम्स आ गया। राज्य के निर्माण के 15 साल में राष्ट्रीय स्तर कई राज्यों का नाम गिना दूँ जहाँ आज नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल के नहीं हैं, छत्तीसगढ़ में है। बेहतर उपयोग कर रहा है छत्तीसगढ़। तो ये जब तक आपके पास काम करने की इच्छा शक्ति रखने वाली टीम नहीं होगी और एक स्टेट के लिए कल्पना लेके काम करने वाले अच्छे लोग नहीं होंगे, ईमानदारी से काम करने वाले, तब तक डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ सकता। ये मेरी साफ मान्यता है। जी, ये कहा जाता है छत्तीसगढ़ के बारे में धान का कटोरा है और अब इसकी जो छवि बन रही है वो बिजली के कटोरे की बन रही है। इतना ज़्यादा यहाँ पावर जनरेशन हो रहा है, सौर ऊर्जा से भी और तमाम दूसरे तरीक़ों से भी। लेकिन 2047 में जब आप देखते हैं आगे, तो उस समय आप छत्तीसगढ़ को किस कटोरे के रूप में देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ को 47 की कल्पना, आज़ादी के जब 100 साल पूरे हो जाएंगे, 2047,
छत्तीसगढ़ का जो ग्रोथ जिस प्रकार से चल रहा है, जीडीपी का ग्रोथ हमारा चल रहा है, जिस प्रकार से डेवलपमेंट के काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो मैं समझता हूँ 2047 आते आते, वो चाहे प्रोडक्शन ऑफ स्टील हो, सीमेंट हो, एल्युमिनियम हो, पेडी हो, या पावर जनरेशन के क्षेत्र में हो, या एजुकेशन के सेक्टर में हो, इन सभी क्षेत्रों का मिला जुला स्वरूप यदि आज़ादी के 1947 के 100वें वर्ष आते आते मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़, जिसे 2000 में पिछड़ा राज्य कहा जाता था, जिसे पलायन करने वाला राज्य कहा जाता था, जहाँ भूख से मौत होती थी, भूखमरी रहती थी, IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन में हम देश के सबसे पीछे थे, 2047 आते आते हिंदुस्तान के सबसे विकसित राज्य की श्रेणी में छत्तीसगढ़ 1, 2, 3 के अंदर रहेगा। ये हमारी कल्पना है और इसके लिए हम काम करेंगे। जी, आखिरी में भारत की संसदीय प्रणाली की परिपक्वता पर आपका एक नोट चाहते हैं हम। संसदीय प्रक्रिया प्रणाली के ऊपर मैं समझता हूं कि हमारी जो संसदीय प्रणाली है और विधानसभा की जो शक्ति जिसमें निहित है, वो ये अधिकार एक आम आदमी को देता है कि वो अपने पसंद की सरकार का चुनाव करे। पहली बात, हर 5 साल में विधायकों का चयन होता है और वो विधायकों का चयन करते हैं अपनी मर्जी से। यदि गड़बड़ किया तो हटा देते हैं, 5 साल में चुनाव करते हैं। वो विधानसभा में आकर विधायक दल बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद विधानसभा की शक्ति ये है कि बजट के आधार पे छत्तीसगढ़ की प्राथमिकता को तय करते हुए सेक्टर वाइज मुख्यमंत्री तय करते हैं, मंत्रिमंडल के साथ ही तय करते हैं कि हमारी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ में क्या है। उस आधार में डेवलपमेंट के काम की बनाते हैं, उस पर बजट देते हैं। बजट जब आता है विधानसभा के फ्लोर में, एक एक बजट के हेड पे कहीं सड़क बनना है, कहीं पुल बनना है, कहीं पुलिया बनना है, कहीं स्कूल बनना है, कहीं अस्पताल बनना है, हर चीज पे चर्चा होती है। विधानसभा के अंदर डिबेट होता है और उस डिबेट में हर डिबेट में मतदान होता है। आप लोग टीवी में देखते हो कि हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। जब तक हाँ की जीत नहीं होगी, यानी बहुमत के साथ विधानसभा में वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, तब तक आपके स्कूल, सड़क, रोड और के लिए पैसा स्वीकृत नहीं हो सकता। 1 रुपया भी, 1,60,000 करोड़ में से 1 रुपया भी बिना बजट के स्वीकृति के पास नहीं हो सकता, मंजूर नहीं हो सकता। ये ताकत विधानसभा की है कि इस पे लगातार हम चर्चा और बातचीत करते हैं और यही प्रजातंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और अच्छा ही है। अच्छा काम करोगे तो रहोगे। हम 15 साल तक लगातार सरकार में चलाते रहे। एक इनकी सरकार 2.5 साल में चली गई, दूसरी सरकार गई, तो ये सरकार ऐसा मत चलाओ कि 15 साल तक लोग भूल जाएं। सरकार ऐसी बने जो आने वाले समय में बेहतर काम करे और विष्णुदेव सरकार बेहतर तरीके से सामंजस्य के साथ छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए जिस प्रकार काम कर रही है, आने वाला कल बहुत बेहतर है। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। आपने विधायकों सांसदों की बात कही, अक्सर ये बात उठती है कि दुनिया के हर प्रोफेशन में शिक्षा की एक बाध्यता है, योग्यता इतनी मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए। आपको लगता है विधायक और सांसद बनने के लिए भी एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स कर देना चाहिए कि 10वीं पास हो, 12वीं पास हो? देखिए, शिक्षा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और शिक्षा से निश्चित रूप से उसकी क्षमता का विस्तार होता है। पहले ये तय हुआ था, पंचायती राज में शिक्षा का कंपलसरी करने का हुआ और साक्षर होना जरूरी है, ये माना गया। तो शिक्षा कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी जनप्रतिनिधि को ये अधिकार है कि वो यदि स्वस्थ है, मानसिक रूप से बीमार नहीं है, यानी पागल नहीं है, और वो 18 साल का ऊपर हो गया, कोई जनन अपराध करके 3 साल से ऊपर जेल में नहीं रहा है, ऐसे व्यक्ति को दुनिया के सब चुनाव लड़ने का अधिकार है। चाहे वो लिखा पढ़ा हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या अंगूठा छाप हो, किसी को भी यदि उस कम पढ़े लिखे लोगों को पढ़े हुए डॉक्टर, इंजीनियर और वकील चयन करके विधानसभा, लोकसभा में भेजते हैं
तो उसमें जरूर ये खासियत होगी कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील इनका नेतृत्व कर सके, तो मानिए कि उसके अंदर बुद्धि कौशल कितनी है। हमारे यहाँ भी उदाहरण है, नाम नहीं बताऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमन सिंह जी आपका एनडीटीवी के इस कार्यक्रम के लिए वक्त निकालने के लिए। देखिए, हमारे अगले पैनल के लिए मेहमान भी आ चुके हैं, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी और विजय जी और केदार जी, थोड़ा ताली बजा के स्वागत करो भाई। दो आपका स्वागत है। ये काम मैं करने वाला था सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमन सिंह जी, आप हमारे साथ आए सर। माननीय विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह जी ने वक्त दिया, हमारे साथ आए। एक समृद्ध फोटो, सशक्त फोटो इस वक्त हो रही है, जैसा कि कार्यक्रम का नाम है समृद्ध प्रदेश सशक्त नारी।